नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं जो हर किसी के जहन में है। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार। इसी भ्रष्टाचार पे हमारे साथ बात करने के लिए भूतपूर्व सांसद प्रत्याशी नरेश नौटियाल जी हैं। नरेश नौटियाल जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नरेश जी, आप सनातन न्यास से भी हैं, ट्रस्ट से ट्रस्टी हैं हम। एक चीज मेरे जहन में जो घूम रही है कि पिछले 4 साल हो गए, आप 1 जुलाई को भ्रष्टाचार दिवस मनाई जाती है, जिसमें आपका एक लेटर वायरल होता है। कई जगह आप लेटर भी शासन प्रशासन तक देते हैं, सीएम वगैरह तक देते हैं। लेकिन जैसा कि लेटर हमारे पास भी है, वो जहां राष्ट्रीय जन जागरूकता भ्रष्टाचार प्रतिरोध दिवस मनाए जाने के बारे में आपने दिया है, पूरी डिटेल आपने लिखा है। ये लेटर है, ये देखें। आज इसी मुद्दे पे हम इनके साथ बात करने के लिए हैं। नरेश जी, भ्रष्टाचार दिवस पर आपका लेटर धरना प्रदर्शन दर्शा रहा है, बिल्कुल, लेकिन हकीकत जो है सो कुछ और खुल करके आ रही है, जो सोशल मीडिया पे आपका वायरल होता जा रहा है। ऐसा क्यों? देखो संतोष जी, बेसिकली योगी जी, मोदी जी जब से गवर्नमेंट आई है, हाँ, उनका यह कहना है कि हमारे देश में अब भ्रष्टाचार बिल्कुल तकरीबन समाप्त हो गया है। हमें खुशी मिली अगर जो वो कह रहे हैं, तो वो चीज़ हो रही है, पटल पे आ रही है। उसी बात को मैं पब्लिक में रखता हूँ। जब हमारी सरकारें भ्रष्टाचार पे ही बनती हैं, और भ्रष्टाचार में ही कांग्रेस गई, भ्रष्टाचार में हमारे केजरीवाल जी अभी दिल्ली के चुनाव हारे। तो अगर सब कुछ देश में सुखद और बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, और जब हम अपने जानकारी लेते हैं, जो भी दिक्कतें हमें फेस होती हैं, हमें दिखाई देता है हर जगह भ्रष्टाचार। बल्कि अब तो हमें स्थिति ऐसी लगती है कि जैसे संगठनों का एक समूह बन गया है देश में, अधिकारियों का एक समूह, उनकी एक संस्था, बिल्डरों का एक समूह, उनकी एक संस्था, नेताओं का एक समूह, एक पार्टी और उनकी एक संगठन। अब तो ऐसा लग रहा है कि हर व्यक्ति एक संगठन बनाकर अपना प्रतिरोध कर रहा है, जिसमें हम आरएसएस को भी रख सकते हैं, वो भी एक संगठन है। तो अब चलो, इन्होंने तो संगठन बनाया, ये तो मजबूत हो गए, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि अधिकारी एक पटल पे इकट्ठे हैं, वकील एक पटल पे इकट्ठे हैं, और जो एक आम घर खरीदार है, रेहड़ी पटरी वाले हैं, और आम जो जनमानस जो नौकरी कर रहा है, जिसे आज रोटी कमानी है और घर आके सोना है, और सिर्फ उसे क्या चाहिए, पानी, बिजली, स्वच्छ हवा। आम जनमानस के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा तो कुछ वो डिमांड करता नहीं है, और वही उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है। तो मैंने ये देखा कि जब कभी आम जनमानस को तकलीफें होती हैं, वो इन अधिकारियों के पास जाता है। तो अधिकारियों का जो मैंने अब आपस में रवैया देखा है, हम अगर डीएम को लेटर लिखते हैं तो डीएम उठा के देता है सीओ गेटर्नल अथॉरिटी को, सीओ गेटर्नल अथॉरिटी को लेटर लिखते हैं, वो अपने नीचे अधिकारी को देता है, नीचे अधिकारी देता है, वो हम कहते हैं बिल्डर को देता है, बिल्डर देता है जीएम प्लानिंग को, फिर जीएम प्लानिंग घुमा के बिल्डर पे, फिर बिल्डर फिर सीओ पे। हम इस तरह से ही मूवमेंट देखते जा रहे हैं, और दिक्कतें तमाम यहाँ पे ग्रुप ऑफ सोसाइटी में सबको दिख रही हैं। इसी संदर्भ में मेरी रवि जी से बात हुई थी। रवि जी ने कहा, नौटियाल जी आपके यहाँ एओ बन गई। मैंने जी एओ तो बन गई, पर 420 से बनी, चलो कोई नहीं, जैसे भी बनी, पर उसको बिल्डर ने हैंडओवर नहीं दिया, और स्थिति गंभीर है, ना बिल्डर इसको देखता है ना एओ। ये तकरीबन सब सोसाइटियों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर अपनी सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये तकरीबन मैंने देखा है। तो रवि जी ने मेरे संज्ञान, उस समय मीडिया भी आ गया था एकदम पीछे से, और मीडिया के सामने ही रवि जी ने बोला, नौटियाल जी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बिल्डर या एओ पे कार्रवाई करते हैं तो यही हमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ले जाके फटकार लगवा देते हैं धाराओं के साथ। तो मैंने कहा, रवि जी ऐसी बात है तो मैं आपको आधिकारिक कागज प्राप्त करवाता हूँ, जो हमारी 10 साल की स्टडी है, क्योंकि 10 साल से हम इसी को देख रहे हैं, और तकरीबन मैंने इसी चक्कर में कई ऐसी सोसाइटियों में, विवादित सोसाइटियों में फ्लैट लिए, ताकि मैं जान सकूँ एक्चुअल दिक्कतें क्या हैं। इसलिए मेरे फ्लैट विवादित सोसाइटियों में तकरीबन हैं। और जब मैंने दिक्कतें पाई और समझी, तो मुझे लगा यार, बिल्डर को तो हम टारगेट ऐसे ही कर रहे हैं, खाली बिल्डर ही नहीं है, ये तो सारा काम अधिकारियों का ही है, पूरा माया जाल अधिकारियों का बनाया हुआ है, उस जाल में बिल्डर एक मोहरा है। तो मैंने रवि जी के समक्ष में वही बात को रखा। रवि जी ने कहा, अगर नौटियाल जी ऐसा कुछ है
आपको लगता है हमारी पावर है, हम इस काम करते, तो आप हमें बताओ। और हैरानी की बात है, यही मैंने एडीएम साहब से बात करी, ये तो कल की बात है। एडीएम साहब ने भी मेरे को ये कह दिया, आप बताओ। अब चलो कोई नहीं, मैं डीएम साहब और एडीएम साहब की पावर भी उनको बताऊंगा, उनकी क्या पावर है यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में, स्थिति उनकी क्या है। अच्छी बात है, उन्होंने अपनी बात रखी है, उनके चलिए, ये तो आपको ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के रवि जी ने बताया। मैं उन्हीं की बात अभी करता हूँ। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण और यमुना प्राधिकरण, यह गौतम बुद्ध नगर जो अपने हम माना जाता है, यूं कहें तो हमारे भारत देश का, भारतवर्ष का एक हार्ट है, जो राजधानी दिल्ली से चंद कदम दूरी पर है, जहां भ्रष्टाचार चरम पर है। जब भी देखते हैं, छोटी सी हम आ जाएं, इतनी गर्मी चल रही है, नाला बह रहा है, जमुना नदी और हिल्डन नदी दो गौतम बुद्ध नगर से होकर के गुजर रही है। इन दोनों में आप देखें तो नाले की बदबू, नाले की गंदगी, यहां तक कि सफाई नहीं होती, इतनी भ्रष्टाचार है, और अफसर को यह चीज पता नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं पता होता है। हम दिसंबर में हम गए थे, तो रवि जी ने बुला के सफाई कराई है इसकी। पर यह है कि अब खाली एक अधिकारी को हम, आईएएस अधिकारी को ही दोष नहीं देंगे, और उन्होंने वो आगे अपना काम दिया होता है, उस काम को जो उसके निम्न अधिकारी हैं जो नीचे उनके काम कर रहे हैं, वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो 10 काम उनको दिखाते हैं तो मुश्किल से एक काम करते हैं, और एक काम को भी सही ढंग से नहीं करते हैं। खुद आप बताओ, अगर उनको अतिक्रमण के लिए भेजा जाता है, वहाँ अतिक्रमण हटाने की बजाय उनसे थोड़ा बहुत पैसे लेके घर आ जाते हैं। अब इस तरह की स्थिति अगर राज्य में और इस तरह की स्थिति शहर में चलेगी तो कैसे अतिक्रमण हटेगा? अतिक्रमण पे हम बताएं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो आपके क्षेत्र में आता है, यहां से आप सांसद प्रत्याशी भी रहे हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गाजियाबाद बॉर्डर से लेकर के जहां तक आपकी सीमा पड़ रही है, दादरी तक, दादरी के आगे तक, नदी के दोनों तरफ, या हाईवे, ताज हाईवे जिसको कहते हैं, आगरा का दीदार कराने हम जाते हैं, उस ताज हाईवे के दोनों तरफ देखें तो एक तरफ गौर सिटी का बिल्डिंग, बहुमंजिली इमारतें बनी हुई हैं, वो भी अपने हालत पर रो रहे हैं। वहां के भी वायर्स बिल्डर के चंगुल में फंसे हैं। कई निकलते हैं तो वो निकल नहीं पाते, उनको रजिस्ट्री नहीं हो रही, लेकिन इनकी भी सुनने वाली कोई नहीं। सोमवार से शनिवार तक ये अपनी ड्यूटी करते हैं, शुक्रवार तक, और शनिवार और रविवार को कोई 2 घंटे पार्ट टाइम हाथ जोड़कर किसी चौराहे पे, किसी तिराहे पे बैठ करके सड़क के किनारे सारे इकट्ठे होकर मीटिंग करते हैं, जय घोष करते हैं। फिर वही कहानी सोमवार से शुक्रवार तक चलती है, और रात में इनको कहें तो चैन की नींद भी नहीं आती है कि कहीं कौन सा दीवार, कौन सा प्लास्टर कब गिर जाएगा, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। ये नौटियाल जी का एक कार्यालय है NX 1 में। जब हम गए तो वहां की हालत भी बद से बदतर मिली थी। सीपे जा रही, प्लास्टर कहीं गिर रहा, कहीं ढक ढुक का, ये सुर और ताल बहुत अच्छा लग रहा था। नरेश जी, ऐसा क्या था? इस पर कभी आपने आवाज नहीं उठाई? नहीं, मेरी बिल्डर से बहस हुई है, बल्कि मैं बस यही सलाह दूंगा बिल्डर को भी, शासन प्रशासन को भी, आप काम अच्छा करते हो, अच्छा कर रहे हो, पर जो नियम आपने कागजों में बनाए हैं, जो आपने लिखा पढ़ी करी है बिल्डर का रजिस्ट्री में, उसकी एक बार छानबीन करें। बिल्डर उस पर कार्य कर रहा है। आप देखो, आपने बिल्डर को कितना अधिकार दे दिया है कि वह मालिकाना हक ले गया इसमें, जबकि लीज की प्रॉपर्टी है। यहाँ तक कि जो जिसकी रजिस्ट्री हो जाती है वो भी मालिकाना हक नहीं पा पाता, वो भी एक रेंटल की तरह से 99 ईयर की लीज पे होता है। तो बिल्डर पे कैसे अधिकार आप लोगों ने दिया, और आपने साइन किए हैं। तो जब मैंने अधिकारी से ये बात करी थी कि भी आपने साइन किया, वो कहते हैं नोटिस जी हमारे साइन इनिशियल हैं। कहने का मतलब आप एक रजिस्ट्री को भी मजाक बना दिया आप लोगों ने। क्लोज नंबर 7 मेरी खुद की रजिस्ट्री में लगा हुआ है, उसको मैंने अधिकारी करा हुआ है। आप कैसे कह सकते हो कि ये बिल्डर की ज़मीन है, बिल्डर चाहे तो दुकान बनाए, बिल्डर चाहे तो पार्किंग बेचे? कैसे आप कह सकते हो? और हमारे लिए आप कहते हो कि बिल्डर चाहे तो अगर आप मेंटेनेंस दोगे तो हमें गेट के अंदर ना आने दें।
ये भाषा का इस्तेमाल अगर रजिस्ट्री में करा जाता है और उसको अधिकारी के समक्ष रखा जाता है और अधिकारी उसमें भी मौन हो जाता है, तो अब इससे ज़्यादा मैं स्टेटमेंट नहीं कहूँगा। रवि जी के पास मैंने संज्ञान दिया हुआ है और ये मैं 2 जून का एक लेटर उनको दिया हुआ है। उन्हीं की संदर्भ में उन्होंने 27 तारीख को मुझे ये बात बोली थी, पब्लिकली बात बोली गई है, मीडिया के सामने बोली गई है, और ये मैं मीडिया के सामने ही कह रहा हूँ। मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि उनके पास कह रहे हैं 4 कार्यभार वो संभाल रहे हैं, तो उन पर अब समय नहीं है। काफ़ी समय मैं जा चुका हूँ, घंटों बैठ के आ चुका हूँ, पर स्थिति मैं उनकी भी समझ रहा हूँ। जिनके पास 4-4 जगह का कार्यभार होगा, वैली, ग्रेटर नोएडा वेस्ट या ग्रेटर नोएडा कम छोटा इलाका नहीं है। रवि जी के लिए बहुत मतलब बड़ा इलाका है। एक सीओ के लिए ये संभालना भी बहुत ज़्यादा मतलब गनीमत है कि अगर वो यह भी अगर ढंग से संभाल सके, और उसके बाद भी अगर वो 3 जगह और देख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो रवि जी से बढ़िया कोई सीओ ना है ना आया। इससे पहले हाँ, रितु मिस्त्री 6 महीने के लिए यहाँ टेम्परेरी आई थी, उनका भी थोड़ा सा मुझे एक्टिविटी दिखाई दी, और ये मैंने रवि जी को पर्सनली व्हाट्सएप में थैंक्स करा है। इसमें वो हैं जागरूक, पर मैं वो भी बेचारे क्या करें। मैं तो अब ये समझ रहा हूँ, उन्हें बेचारा ही मान रहा हूँ, क्योंकि स्थिति ऐसी है कि उनके पास सारी पावर है पर उन्हें पता ही नहीं है वो पावर है क्या। मैं तो उनको ये कह चुका हूँ, आप हनुमानों में जामन तुम, मैं आपको बताऊंगा आपकी शक्ति क्या है। आपको छलांग आपको लगानी है, नोटियाल जी को नहीं लगानी है, पर वो शक्ति को लेने के लिए भी समय नहीं दे पा रहे हैं। अब देखो स्थिति एक सीओ की क्या हो चुकी है। ये शासन प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा कि हम अधिकारियों पर भी इतना दबाव न डालें। मतलब अथॉरिटी में एम्प्लॉय नहीं है, रिटायर व्यक्तियों को बिठा दिया गया है, अब वो OCCC दे रहे हैं। अब बताओ, जो एक रिटायर हो चुका है व्यक्ति और वो जो पीछे गलत काम कर चुका है, जिसकी ऑलरेडी आधिकारिक शिकायत है, वो व्यक्ति OCCC दे रहा है आज, तो उन बिल्डिंगों का क्या होगा? क्योंकि वो तो AC कमरे में बैठ के दे रहा है, कभी वो आधिकारिक रूप से उस ग्राउंड में आया ही नहीं। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग सही नहीं मिल रही है इनको, आया ही नहीं है। अरे रिपोर्टिंग तो बात करो तो एक कोई उनका चपड़ासी भी नहीं आया देखने। हम ही बिल्डर ही एक फ़ोटो खींच के भेज देता है और उसको फाइल में लगा देते हैं, उसी फाइल को आधिकारिक मान के OC दी जाती है। मैं तो विद तथ्यों पर बातें करता हूँ, कागजों मेरे पास बातें करता हूँ। मेरे पास सारे कागज हैं, अगर अधिकारी चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। पिछले 3-4 साल से मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को धरना प्रदर्शन करना है या लोगों को ले जाके वहाँ भीड़ इकट्ठी कर शक्ति प्रदर्शन करना है। मुझे कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं करना। मैं सिर्फ सरकार और अधिकारियों को ये बताना चाह रहा हूँ, आप अपने कार्य नहीं कर पा रहे हैं, चाहे कोई भी कमी हो, चाहे आपके पास स्टाफ हो ना हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। आपको हमें सुविधाएं दिलवानी थी, आपका ये कर्तव्य था, आपने उसे नहीं निभाया। उसी के लिए मैं ये मांग करता हूँ और पब्लिक से मांग करता हूँ, मैं पूरे देशवासियों से मांग करता हूँ कि आपको कोई भी तकलीफ है, कुछ भी हो, 1 जुलाई को भ्रष्टाचार दिवस के रूप में इसको मनाएं और बताएं सरकार को। आप कहते हो भ्रष्टाचार नहीं है, हम तो यहाँ ये परेशानी झेल रहे हैं। बेशक आप चाय पकौड़े खाते हुए डाल दो, एक तरह से आप सिस्टम को बताओ, उसको आईना दिखाओ कि आप कहाँ गलत हो। यही मेरा मूल सिद्धांत है। बाकी मुझे ना तो सड़क में भीड़ इकट्ठा करने का शौक़ है, ना सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने का शौक़ है। बस सरकार को जागरूक करना मेरा कर्तव्य बनता है, एक सच्चे नागरिक के हिसाब से और एक आर्मी मैन के हिसाब से। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आप जिस पद में बैठे हैं उस कार्य को करें, उस कार्य को सही तरीके से करें। कागजों में अगर आपसे कोई बात आपसे पूछे तो कागजों में आप जवाब दें। आप कागजों की फाइलों का ढेरा बना के 10-10 साल तक बैठ जाते हो, और हर बात में अगर हर नागरिक को अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, तो मैं कहता हूँ सरकार और अधिकारी का होना ना होना बराबर है। आर्मी सिस्टम लागू कर दिया जाए, सरकारें ख़त्म कर दी जाए, आर्मी के हाथ में देश दे दिया जाए। ये तो मैं खुलेआम बोलता हूँ। अगर इस तरह से जो देश की स्थिति चल रही है, हम जो देख रहे हैं, कोई कार्य ही ना तो सरकारें कर रही हैं, ना तो नेता कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा। मतलब सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को डाले जा रहे हैं, रिजल्ट शून्य। और वो कार्य होते हैं जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो कार्य जरूर हो रहे हैं। इस पर भी आएंगे नरेश जी। अभी हम भ्रष्टाचार की ही बात कर रहे थे, ऐसा नहीं कोई और बात हम करेंगे। पहले हम भ्रष्टाचार दिखाएंगे कि कहां कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके नमूना हम दिखा रहे हैं अभी। तो पार्ट ए आपने वायर्स का दिखाया, बिल्कुल, जहां रोज रो रहे हैं कई लाख पब्लिक यहां आकर के बहुमंजिली इमारत में अपना आशियाना बना रखे और वो खून की आंसू रो रहे हैं। यहां तक कि मकान का किस्त भी इनका चला गया, अपार्टमेंट का किस्त भी चला गया, फिर भी उन्हें उनकी हक नहीं मिल रही है। पार्ट बी,
भाई दूसरा पार्ट भी ये है हाँ। कि जो रेहड़ी पटरी जगह जगह आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे हम। दूसरा पार्ट हम अभी प्राधिकरण के चैप्टर पे हैं। अच्छा। उसके बाद हम दूसरे मैटर पे आएंगे। पुलिस की भी मैटर कही है हमारे पास, रेहड़ी पटरी की भी मैटर है। सबको हम दिखाएंगे कि हमारी समाज, हमारे दर्शक, हमारे व्यूअर्स वो देखें कि भाई किस तरह से शोषण किया जा रहा है। पार्ट भी है कि हाईवे हमारी चल रही है, इस हाईवे के एक तरफ कच्ची कॉलोनियां बनी हुई हैं, बिल्कुल। जहां ग्रीन बेल्ट का भी इनका जमीन है। उस ग्रीन बेल्ट में हर अधिकारी उसी रास्ते से आता और जाता है। छोटे से बड़े सारे अधिकारी आते जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्यों, गलत या सही है? बिल्कुल। लेकिन उनके आंख पे ऐसी पट्टी पड़ी हुई है काली, जिससे वो देख नहीं सकते। वहां दिन और रात इकट्ठे मकान बनता जा रहा है, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनता जा रहा है, कोई 3 मंजिल, कोई 4 मंजिल। लेकिन और ये जमीन किसकी है? डूब क्षेत्र। एक तरफ डूब क्षेत्र, दूसरा प्राधिकरण की है, ग्रीन बेल्ट, बिल्कुल, जिसे हरियाली लाने के लिए दिया गया है। अभी आपने देखा है, कोरोना काल हमने देखा है, जहां ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। अरे अगर ये हरियाली यहां आ जाए नरेशी, तो बीमारियां ही कम हो तो बीमारियां कम हो जाएंगी। आम जनता को, जनमानस जैसे हमारी जनसंख्या है यहां बढ़ रही है, उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई तो कम से कम होगी। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कब तक देंगे हम? तो यही वजह तो मैं ये भ्रष्टाचार दिवस मनाता हूँ। हाँ। सरकारें बोलती है कुछ नहीं, अब होता क्या है अब ये बताए कि इन पर आप कैसे कहते हैं कि ये कैसे क्यों नहीं हो रही है? सारे अधिकारी जा रहे हैं, आ रहे हैं, और अवैध निर्माण चल रही है। और कल जब मकान बन जाता है तो आ जाते हैं कि भैया इसे तो तोड़ दो, अवैध निर्माण है। बिल्कुल। क्या वो मकान रातों रात बना है? क्या यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं, मेरे पे बिसरक के जो लोग थे पीछे, बिल्डर से परेशान थे, वो आए, आपके यहीं डूब क्षेत्र के लोग भी मेरे पास आए और उन्होंने इस मुद्दे को रखा। नोटियाल जी, डीएम कुलेसरा के, लखनऊ के सारे आए थे। हाँ, तो उन्होंने मेरे सामने रखा इस मुद्दे को। मैंने उनसे बस यही बोला, डीएम साहब ने कहा जी मेरे हाथ में नहीं है, योगी जी के पास जाइए। मैंने कोई बात नहीं, मैं डीएम साहब के साथ बात करूँगा। हो सकता है कि आपके साथ उनका बात करने का तरीका थोड़ा अलग हो, मेरे साथ थोड़ा अलग तरीके से बात करें, कोई समाधान निकाला जाएगा, चाहे योगी जी के द्वारा निकाला जाए, चाहे डीएम साहब के द्वारा निकाला जाए। पर मेरा तो देखो यही कहना है कि अगर ये जो बन रहे थे, अगर उस टाइम रोक दिया जाता और उस समय बैंकों से लोन ना मिलता इन्हें, चाहे वो प्राइवेट बैंक थे चाहे वो गवर्नमेंट बैंक थे, तो आज वो इस मकर जाल में ना फंसती। यहाँ तक रजिस्ट्री रुक जानी चाहिए, रजिस्ट्री तक आपने कर दाखिल खारिज जो होता है वो रुक जानी चाहिए थी, वो नहीं होते। आपने ये तो खुद ही उनको डुबाया है और बिल्डरों को आपने सिंगल पॉइंट कनेक्शन देके वहाँ पे बिजली प्रोवाइड कराई है, और जब वो बिजली मांगते हैं तो उनको नहीं मिलती है। मतलब उसी जगह पे, उसी जमीन पे एक बिल्डर आपसे ट्रांसफार्मर बिजली ले लेता है और उससे वो बांटता है। नहीं, हमारे चैनल पे कंटिन्यू जो है सो बिजली की लड़ाई की, लोगों की लड़ाई चल रही है, बार बार इसकी रिपीट की जा रही है। यहाँ तक कि एकता संघर्ष समिति एक है, आपसे भी मुलाकात हुई है उनकी? वो मेरे से मिले भी हैं, बात हुई है उनसे। उत्तर प्रकाश तिवारी हैं, जिन्होंने एक अपने आप में क्या कहूं, ऐसा पहल उन्होंने कर लिया, प्रण कर लिया है, नंगे पांव वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के लिए यहाँ से अपनी लड़ाई को लेकर जाएंगे समाज के साथ। उन्हें मैंने ही रोका है अभी फिलहाल। मैंने कहा अभी ये मत जाइए आप, पहले हम एक बार डीएम साहब से डिस्कस कर लें, क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री के पास ऐसे नहीं जाया जाता। आपके पास जनप्रतिनिधि जिनके पास आप गए हो, सांसद जी के पास गए हो, महेश शर्मा जी के पास गए थे, उन्होंने इसमें सहयोग नहीं किया इनका और अवैध बता दिया जगह को। विधायक जी ने भी अवैध बता दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, मैं भी सांसद प्रताप जी गौतम बुद्ध नगर हूँ, कोई बात नहीं, मैं आप एक बार आपके लिए पहल करता हूँ, आप फिलहाल इस कदम को रोकिए, योगी जी के पास ऐसे सीधा मत जाइए, डीएम साहब से बात करते हैं, डीएम साहब जो भी सजेशन देंगे हम उसको मानेंगे। हाँ, वो कहेंगे जी योगी जी इस समाधान करते हैं। नहीं, हम कह रहे हैं कि चलिए इसकी डिटेल तो है, तो लगता है कि रात भर हम लोगों का यही चलता रहेगा। नहीं देखो, बेसिकली क्या है, मेरे भ्रष्टाचार हमने दिखाया, भ्रष्टाचार का मतलब कि गरीब से लेकर अमीर तक कैसे लूटे जा रहे हैं। लगभग 70% पब्लिक ऐसे हैं, हमारे देशवासी ऐसे हैं जो निम्न स्तर के हैं, फुटपाथ पर वो अपना खाना खाकर गुजर बसर करते हैं। और वो फुटपाथ चलाने वाले कौन है? वो भी एक गरीब है जो रेहड़ी पटरी चला रहा है। बिल्कुल। आप रेहड़ी पटरी का देखें, रेहड़ी पटरी पे किस तरह से उनकी, किस तरह जो पटरी वो बनाते हैं, जो ठेली बनाते हैं, बीवी का जेवर कर्ज लेकर के उसे बनाते हैं, और शासन और प्रशासन का बुलडोजर जब जाता है
तो उसे बड़े आराम से ऐसे पकड़ता और दाब देता है, चकनाचूर, कहीं जान तक नहीं। अब पूछे उसके आत्मा से क्या जाता है? नहीं, ये बताइए, इस भ्रष्टाचार में है या नहीं है? यही हमारी एक फाइट चल रही है अभी सरकार से। हम यही फाइट कर रहे हैं हाई कोर्ट में। श्याम गुप्ता जी इसमें कागज लगाए बैठे हैं और उनका मैं एक सलाहकार भी हूँ समिति का। तो हमने यही बात रखी है पुलिस कमिश्नर मैडम से। उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में ये नहीं आता, इसमें हमारे नोएडा के सीओ करते हैं। सीओ साहब उनको कहते हैं, ये समझो जो मैंने बोला ये आपस में एक दूसरे से। नरेश जी, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। माननीय पुलिस कमिश्नर से कहा कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। क्या ये उनके क्षेत्र में आता है कि जहां एक चौकी इंचार्ज जाकर के, मैं नाम नहीं खोलूंगा, हमारे पास प्रूफ है, 100 और 200 रुपए उनसे वसूल सकते हैं? वो तो देखो, तो ये बनी उसी बेसरा हुई, तो हम कह रहे समझाना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इन वेंडरों को स्थापित किया जाए, बताया जाए कि भाई वाकई में ये गरीब हैं, उनको ही वो जगह दी जाए और बाकी जो बढ़ते जा रहे हैं इनको भी बढ़ने ना दिया जाए। नहीं तो ऐसा देखो, हर आदमी रेडी पकड़ रहा है, सड़क में खड़ा जा रहा है। ऐसा क्या देश में हो गया है कि ये साप्ताहिक बाजार, रेडी पटरी बढ़ता जा रहा है? मतलब ऐसा, या तो जब नौकरियां चाकरी खत्म हो गई देश में, कुछ भी नहीं रह गया, आप सब रेडी पट्टी लगाएंगे क्या? सरकार को सोचना चाहिए ये क्या हो रहा है, ऐसा कार्य क्या हो रहा है। और वो भी रेडी पट्टी ऐसे ऐसे व्यक्तियों की मैंने देखी है जो धनन्य हैं, जिन पे गाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी, उनकी 4-4 रेडी पट्टी, 5 रेडी पट्टी चल रही हैं, 4-4 उनके पास वेंडिंग जोन है। ऐसे कैसे धनन्यों को वेंडिंग जोन दिया गया है? ये तो सरकार प्रशासन इनको सोचना होगा। आज नहीं तो कल सीबीआई जांच इसमें भी होनी चाहिए। वैसे कि छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा कार्य, इसमें करोड़ों का हेरफेर चल रहा है और ये सरकार का नुकसान है, सीधा सरकार का नुकसान है। सरकार चाहे तो रेडी पटरी को एक जगह डिसाइड कर दे, वहाँ बिठाए, और बेसिकली उन्हें फुटपाथ चाहिए होता है जहाँ पे लोग मूवमेंट करें। ये नहीं आप जंगल में जाकर उन्हें बिठा दो कि यहाँ आओ, यहाँ से धंधा करो, वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे बटौली गार्डन में किया गया, खेल किया गया उनके साथ। वो खेल बहुत गंदा खेल था अथॉरिटी का। मैंने खुद अपने आँख से बजा के उनका वो देखा है वेंडिंग जोन, इतना गंदा वेंडिंग जोन। वही चीज पे आ रहा हूँ, उसी चीज पे मैं आ रहा हूँ नरेश जी। कैसे सीओ साहब ने ये चीज सोची, मैं तो उनकी सोच में हैरान हूँ। नहीं नरेश जी, उसी चीज पे हम आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में वो टेक्निकल गार्डन बहुत चर्चित है, जहां से दूर दराज से बसें आकर रुकती हैं। उस वो टेक्निकल गार्डन में जो वेंडिंग जोन बनाया गया है वो हमारे चैनल पर प्रकाशित है। हाँ, मैंने किया तो ट्विटर से लेकर के, और चैनल पे एक न्यूज हमने दिखाया था कि वो वेंडिंग जोन कैसा है। आपको भी एक आपने भी देखा है उसे? 2-3 बार। अब बताएं वो दुकानदार वहां क्या करेगा जहां मक्खी तक नहीं आती, चींटी भी नहीं है, पब्लिक तो दूर की चीज है। वहां भी मैंने जो देखा है, जिनको वो अलाउड हुआ है वो 18 में ऑलरेडी रेडी पट्टी लगा के बैठे हुए हैं। यानी 18 में भी अतिक्रमण कर चुका है, यहाँ भी उसे मिल चुका है। या तो 18 से हटा देते, आपने तो 18 को और अतिक्रमण बढ़ा लिया। 18 और 24 का जो अतिक्रमण है अट्टा का, बहुत ज्यादा है, पूरा अट्टा मार्केट के अंदर। और मैं तो हैरान हूँ, जहाँ पैदल चलने की जगह नहीं है अब। अरे वहाँ पंकज जी विधायक बन के साथ बैठे हुए हैं, उनके पीछे ही पूरा मार्केट चल रहा है। विधायक को पता नहीं है उसके पीछे पूरा मार्केट चल रहा है। तो मैं तो हैरान हूँ, अगर जिस जगह में विधायक हो, खुद उसका घर हो, रहते हो, और उनके पीछे पूरा मार्केट चलता हो, तो अब सोचो उस जगह में क्या होता होगा। इतना आग तो शायद किसी ने बंद नहीं किया, और कर दी है तो भैया फिर मैं तो बस राम राम ही करूँगा, बस राम के भरोसे ही देश चलेगा। चलिए, अब ये तो 3-4 मुद्दे हमने बताए, अभी भी मुद्दे भ्रष्टाचार के हैं। अरे वो तो जो अहम मुद्दा अब है, अंत ही नहीं है इसका। तो बस मैं ज्यादा नहीं, मैं सिर्फ प्रकाश डाल रहा हूँ। संतोष जी, मैं लास्ट बस अंत कर रहा हूँ इसका भी। आपने अभी 2 पॉइंट और है, उसके बाद हम अंत करेंगे, हम ज्यादा नहीं करेंगे। नहीं, वो दूसरी उसमें आप बात कर लेंगे अगले टाइम में। नहीं, अभी 2 पॉइंट, छोटा सा पॉइंट है। चलो बोलो। पुलिस के द्वारा झूठी FIR करना, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसे कई मुद्दे हुए हैं। देखो, झूठी FIR के लिए तो मैंने खुद 27 तारीख को कमिश्नर मैडम से मिला था, और इस बारे में ही मैंने डिस्कशन किया था। बाकायदा कमिश्नर मैडम ने किसी से फ़ोन में बात कर रही थी, अपने चौकी और थाने को डांट रही थी कि भाई आप ऐसे एक वकील के साथ मारे पिटाई करके इस तरह की बातें कुछ कह रही थी, और मैं सुन रहा था। पहले तो मैं सिर्फ मिलने ही गया था, पर उन्होंने जब पूछा नोटियाल जी, मैंने भी उनको बताया, देखो मैडम, जैसे आप अभी बता रहे थे, अपने थाने चौकी वालों को डांट रहे थे, अगर ये ईमानदारी से कार्य करते तो ना तो ये FIR होती, ना ये कुछ होती। आज आपको खुद बोलना पड़ रहा है कि आप कहीं ना कहीं इसमें गलत है कोई,
तो मैंने कहा ये मैडम झूठी एफआईआर ज़्यादातर थानों में हो रही है, चौकियों में हो रही है, और इस पर थोड़ा आप कंट्रोल कीजिए। कहते हैं नोटल जी आप कैसे कह सकते हो इस बात को। मैडम ने जब मुझसे ये क्वेश्चन किया, मैंने मेरे पे खुद पे हो रखी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खुद हो गई, बैठा हूँ आपके सामने बैठा हूँ मैं तो। एक चीज और भी है, झूठी एफआईआर तो एक हो ही रही है इनके द्वारा, लेकिन बिना सत्यापन का एफआईआर को कंटिन्यू कर देते हैं। बिल्कुल, मुझे तक पता नहीं है मेरे पे एफआईआर होगी, वो तो मैं समाज सेवी था इसलिए मुझे समाज के लोगों ने मैटर कुछ और होता है और एफआईआर में देते हैं कि नहीं ये तो है ही नहीं, ये कहानी बन गई। बिल्कुल, और बिना सत्यता है, कोई सत्य नहीं है उसमें, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, ना कोई जाने वाला है, कभी आज तक कोई पुलिस वाले गए भी नहीं है, वहां भी ओके हो गई, रिपोर्ट ओके है। मैं जब पढ़ता हूँ ना, जब मेरे पे एफआईआर की मैंने कॉपी अभी ली है, अभी 2 दिन पहले ही मैंने कॉपी ली है ये, मैं तो हैरान हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ तो पुलिस ने क्या क्या लिखा हुआ है, उसको भेजा, इसको भेजा, नंबर नहीं मिला। अरे भाई मेरा नंबर किसके पास नहीं है, मेरी एफआईआर में तो ये सब लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, वो पुलिस का अपना तरीका है कार्य करने का, वो कैसे कार्य करते हैं, कैसे रिपोर्टें बनाते हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर सत्यता की जांच जरूर होनी चाहिए। और आजकल तो डिजिटल ज़माना है, और सोसाइटी हाई राइज में तो वैसे भी झूठ बोल नहीं सकता कोई, पूरे कैमरे लगे हुए हैं, घुसने से लेके निकलने से लेके, फिर हमारी मोबाइल लोकेशन है। तो आज की डेट में तो आधा काम तो हमारा कैमरों ने सोल्व कर दिया है। हाँ, कोई आपराधिक मानसिकता का ही व्यक्ति हो और उसने अपराध की ठान रखी हो तो वो सेटिंग करके कुछ करते तो वो भी पकड़ा जाता है, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए थोड़ा पुलिस को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, पर एटलीस्ट कैमरों की रिकॉर्डिंग ये तो चेक करो जो नॉर्मल है, जो मिनिमम जिसे कहते हैं एविडेंस, और आप लिख देते हो और आपके सामने कैमरे लगे, एक बार कैमरे से चेक कर लेते हो उस तारीख उतने बजे वो व्यक्ति था, तो कहानी खत्म। कहने का मतलब है कुछ भी हो बिगर सत्यता के, बिगर, और उसको पता ही नहीं होता जिस बेचारे पे एफआईआर हो रही है कि उस बेचारे पे एफआईआर हो चुकी है। वो तो शुक्र है मैं सोशल मीडिया में हूँ, मुझे लोगों ने बता दिया नोटल जी आप एफआईआर है, तो मुझे पता भी नहीं चलता मेरा एफआईआर है। मेरे पे आज तक एफआईआर की कॉपी नहीं आई है। वो अलग बात है कि मैं जब मेरे पे हो गई तो मैं थाने गया तो तब मैंने उनसे अनऑफिशियली कॉपी ली है, पर वो भी ऑनलाइन से निकलवाई है, उन्होंने समझाया कैसे निकालते हैं। नहीं, डिपार्टमेंट में आपकी क्या है इस पर, जो आप धरना प्रदर्शन का भी जिक्र था, सोशल मीडिया पे आप कुछ और उसको इंडिकेट करते हैं, और इन अधिकारियों से क्या कुछ निष्कर्ष निकला इधर जो आप मिले थे? देखो बेसिकली मैं तो ये जो लिखता हूँ ये तो देखो तरीका है, हमें पत्र देना होता है कि हमें भैया यहाँ पे धरना करना है, ये हमारी एक लैंग्वेज होती है स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें हम ये सोशल मीडिया नहीं लिख सकता। मैं अगर मैं पत्र दे रहा हूँ एक सीओ को, एक पुलिस कमिश्नर को या एक डीएम साहब को, तो मैं यही नहीं लिख सकता कि जी मैं सोशल मीडिया के लिए आपको ये लेटर दे रहा हूँ। सोशल मीडिया के लिए मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है, वो मेरा अधिकार है, वो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। इस लेटर से मैं ये साबित करता हूँ कि मैं इस कार्य को करने जा रहा हूँ, और खुले आम मैं पब्लिकली संस्था या कोई भी अपने नाम से मैं इस कार्य को करता हूँ, और पब्लिक को बताता हूँ भाई ये मैंने काम करा है आप लोगों के लिए, आप आगे आइए। सो आप, मुझे पता है आप पे समय नहीं है, आपको बच्चे पालने हैं, आप पे बिल्कुल समय नहीं है, आप आए सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी बात रखें। ये जो पार्ट टाइम धरना प्रदर्शन आप करते हो इसको ही ओपन कर दें भाई, हमारी सीलिंग गिरती है, ये जो भी है इसको इस भ्रष्टाचार दिवस के रूप में मनाए। अब जरूरी नहीं है कि नेगेटिविटी डालो, आप अच्छा लिखो, आप बोलो जी हमारे को तो आनंद आता है सीलिंग गिरती है और हम चाय पी रहे होते हैं ऊपर से, हमारी गाड़ी फूटती है, हमें तो उसमें भी आनंद आता है। आप देखो, आप इसको एक जोक में रूप में बनाओ, सरकार को शर्म आएगी, नेताओं को शर्म आएगी, अधिकारियों को शर्म आएगी। पर चलिए काफी समय हो गया, कुछ नहीं मिलेगा, रोने से कुछ नहीं मिलता। अब सभी दर्शकों से हमारी नम्र निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, न्यूज को देख रहे हैं, वो अपने कमेंट के माध्यम से अपनी कठिनाइयों को जिक्र करते हुए भ्रष्टाचार दिवस के रूप में आप भी सम्मिलित हो, हमारे परिवार के सदस्य बने, और ढेरों शुभकामनाएं आप लोगों को कि भ्रष्टाचार की लड़ाई में आप नरेश जी का साथ दें, हमारा साथ दें और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाए। तब तक के लिए भ्रष्टाचार प्रतिरोध दिवस है, प्रतिरोध दिवस बनाए। तब तक नमस्कार। नमस्कार।